नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद दीवान में। आज हम लोग बात करेंगे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है उसके बारे में हम लोग व्याख्या से बात करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है उनके हम लोग आपको आंसर बताएंगे। और पहली बार विजिट करने वाले जितने भी स्टूडेंट अभ्यर्थी हैं जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई ऐसी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बढ़ेंगे, हम देर ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे आज वीडियो में। यहाँ पर होम्योपैथी की खोज किसने की थी? बहुत सरल सा सवाल है, इसका आप लोगों को आंसर पता है। कौन है वो? सैमुअल हनीमैन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। समान को समान से ठीक किया जा सकता है, यह सिद्धांत किस चिकित्सा प्रणाली का आधार है? तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी या यूनानी? तो आप लोगों को पता है ये किसका है? होम्योपैथी का। ठीक है, होम्योपैथी का यह प्रमुख सिद्धांत है कि रोगों का उपचार उन पदार्थों से किया जा सकता है जो स्वास्थ्य व्यक्ति में समान लक्षण उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे 3 में। होम्योपैथिक में औषधियों का परीक्षण किस पर किया जाता है? ये आपको बताना है। जानवरों पे, स्वस्थ व्यक्तियों पर, रोगियों पर या प्रयोगशालाओं में? तो किस पे किया जाता है? स्वस्थ व्यक्तियों पर। ठीक है, राइट ऑप्शन आपको आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, जैव रसायन में शरीर के कौन से तत्व महत्वपूर्ण माने जाते हैं? जल और प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन? राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा खनिज लवण। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गए हैं। जैव रसायन में खनिज लवण शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ देखेंगे। होम्योपैथिक औषधियों की शक्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, टिंचर, डाइल्यूशन, डेसिमल पोटेंसी या फिर टाइट्रेशन पोटेंसी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। डाइल्यूशन इसको बोला जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में है, होम्योपैथिक में 6 शक्ति का जो अर्थ है वो क्या होता है? 6 गुना पतला है, 1.1000 पतला है, 1.1 के बाद आपके 6 टाइम 0 होगा, पतला हो जाएगा, या 1:10 पतला होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1:10 में जो है ये पतला किया गया है, और 6 का मतलब है 6 बार ये पतला किया गया। ठीक है, 1:10 में 6 बार पतला किया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ बढ़ेंगे। जैव रसायन का उद्देश्य क्या है? शरीर की संरचना का अध्ययन, कोशिकाओं और उनके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन, दवाइयों का निर्माण या रोगों का निदान? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं और उनके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन सा खनिज लवण हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है? कैल्शियम फास्फोरिक है, पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम सल्फेट है या फेरम फास्फोरिकम है? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फोरिकम। ये जो है हड्डियों और दांतों के विकास के लिए आवश्यक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण रक्त को ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है? फेरम फास्फोरिकम है, मैग्नीशियम फास्फोरिकम है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है? तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, फेरम फास्फोरिकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ेंगे। जैव रसायन के अनुसार शरीर में कितने प्रकार के ऊतक नमक होते हैं? ठीक है, 12, 24, 36, 48? तो कितने होते हैं आपके? राइट ऑप्शन हो जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, और ये जो है डॉक्टर विलियम शुसलर के अनुसार जो है शरीर में 12 प्रकार के ऊतक नमक आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 11 देखेंगे। शरीर में जल संतुलन जो है बनाए रखने के लिए कौन सा ऊतक नमक आवश्यक है? नेट्रम म्यूरेटिकम है, कैल्शियम फास्फोरिकम है, पोटेशियम सल्फेट है या सोडियम फास्फेट है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा, नेट्रम म्यूरेटिकम। ठीक है, ये जो होता है शरीर के जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए, कोशिकाओं में जल संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। क्या? नेट्रम म्यूरेटिकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। होम्योपैथिक दवाइयों को संरक्षित करने के लिए सामान्यतः क्या उपयोग किया जाता है? पानी, अल्कोहल, ग्लिसरीन या सिरका? तो राइट ऑप्शन लोगों को पता होना चाहिए क्या है ये? अल्कोहल को किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा ऊतक नमक उपयोगी है? सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फेरम फास्फोरिकम है, पोटेशियम क्लोराइड है?
तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम फास्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ देखेंगे। जैव रसायन के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? डॉक्टर विलियम शेक्सपियर ने, सैमुअल हनीमैन ने, ली पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर विलियम शेक्सपियर ने जो है इसको सिद्धांत को जो है विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। होम्योपैथिक दवाओं को तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टाइट्रेशन है, सक्सेशन है, डाइल्यूशन है या उपरोक्त सभी है? इन सभी को जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। 16 नंबर हम लोग बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक नमक त्वचा के रोगों में उपयोगी है? ठीक है, तो ये बताइए आप लोग क्या हो सकता है? तो कैल्शियम सल्फेट है, नेट्रम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, सभी हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर सही हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। यहाँ पर है लुसासिडिटी के इलाज में कौन सा उत्तक नमक प्रयोग किया जाता है? नेट्रम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, पोटेशियम म्यूरिकेटिकम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो है नेट्रम फास्फेट जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। होम्योपैथिक उपचार में दवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाए रखने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें पतला किया जाता है, उन्हें मिलाया जाता है, उनका सक्सेशन किया जाता है, या ए और सी जो है वो दोनों है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, आपका ये भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है, इसलिए जो है ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक नमक बुखार के लिए इलाज में सहायक है? फेरम फास्फोरिकम है, कैल्शियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम फास्फेट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, फेरम फास्फोरिकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ देखेंगे। होम्योपैथिक औषधियों की खुराक का निर्माण किस पर आधारित होता है? रोगी की उम्र पे, रोग की अवस्था, रोगी की संवेदनशीलता या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट ऑप्शन आपको बताइए क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। शरीर में कोशिकाओं के पुनर्निर्माण के लिए कौन सा उत्तक नमक आवश्यक है? कैल्शियम फास्फोरिकम है, नेट्रम सल्फेट है, पोटेशियम म्यूरिकेटिकम है, फेरम फास्फोरिकम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फोरिकम, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। होम्योपैथिक दवाओं की क्रिया मुख्यतः किस पर निर्भर रहती है? तो दवा की खुराक पे है, रोगी की संवेदनशीलता है, रोग की प्रकृति या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, होम्योपैथिक उपचार जो है व्यक्ति विशिष्ट होता है, इसलिए दवा की क्रिया इन सभी कारकों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23। पोटेशियम क्लोराइड जो है का उपयोग किसके लिए किया जाता है ये बताना है। सूजन के लिए, श्वसन रोग के लिए, बलगम में सफेदी के लिए या सभी के लिए? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इन सभी के लिए। ठीक है, ये ऊतक नमक सूजन, श्वसन, संक्रमण और बलगम में सफेदी के लिए उपयोगी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे। होम्योपैथिक में मदर टिंचर का क्या अर्थ है ये बताना है। तो औषधियों का केंद्रित रूप है, दवाओं का पतला रूप है, औषधियों का प्रारंभिक रूप है, मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो क्या हो जाएगा? औषधियों का केंद्रित रूप। ठीक है, ये ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। मदर टिंचर जो होता है औषधियों का मूल रूप होता है और केंद्रित रूप होता है जिसे बाद में पतला किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कैल्शियम सल्फेट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? त्वचा रोग के लिए, फोड़े फुंसी, घाव भरने या सभी के लिए? तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये सभी के लिए हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा। कैल्शियम सल्फेट का जो है त्वचा रोग के लिए, फोड़े फुंसी और घाव भरने के लिए इसका उपचार जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। जैव रसायन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है? शारीरिक क्रियाओं को समझना, दवाओं का निर्माण, ऊतक और कोशिकाओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, जैव रसायन शरीर के कार्यों को समझने, दवाओं का निर्माण करने और कोशिकाओं के अध्ययन में मदद करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कौन सा ऊतक नमक नसों के दर्द में राहत देता है? मैग्नीशियम फास्फोरिकम है, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट या नेट्रम म्यूरिकेटिकम है। ठीक है, तो 27 का जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम फास्फोरिकम। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे
28 की तरफ, होम्योपैथिक का उपयोग मुख्यतः किस प्रकार के रोगों के इलाज में किया जाता है? तो आप लोग बताइए किस में किया जाता है? तीव्र रोग में, जीर्ण रोग में, मानसिक रोग में या सभी में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। नेट्रम सल्फेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लीवर और पाचन तंत्र के रोग के लिए, त्वचा रोग के लिए, फेफड़ों के लिए या सभी के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन सभी के लिए। ठीक, नेट्रम सल्फेट जो है शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकालने और लीवर, पाचन तंत्र और फेफड़ों के संक्रमण में मदद करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। जैव रसायन में कोई एंजाइम का कार्य क्या है? ठीक है, तो एंजाइम को सक्रिय करना, कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन का निर्माण, कोशिका विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम को सक्रिय करना। ठीक है, को एंजाइम को सक्रिय करता है और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जो है सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 31 की तरफ। 12 ऊतक उपचार जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं टोयल टिश्यू रेमेडीज का सिद्धांत किसने दिया था? सैमुअल हनीमैन ने, डॉक्टर विलियम शेक्सपियर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या एडवर्ड जेनर ने? तो 31 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, इन्होंने जो है 12 ऊतक उपचारों की पहचान की थी। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो 32 में कौन सा ऊतक नमक मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द में सहायक है? ठीक है, कैल्शियम फास्फोरिकम है, मैग्नीशियम फास्फोरिकम है, नाइट्रम म्यूरेटिकम है, पोटेशियम म्यूरेटिकम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम फास्फोरिकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, फेरम फास्फोरिकम का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? प्रारंभिक बुखार में, अपच में, कब्ज में, एलर्जी में? तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रारंभिक बुखार के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, त्वचा रोगों के लिए कौन सा नमक ऊतक सबसे अच्छा है? कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, नाइट्रम सल्फेट या सभी? तो क्वेश्चन नंबर 34 उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज, सभी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा ऊतक नमक पानी की कमी डिहाइड्रेशन में उपयोगी है? तो नाइट्रम म्यूरेटिकम है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम फास्फोरिकम है या नाइट्रम सल्फेट है? तो क्वेश्चन नंबर जो 35 उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी अपने साथ पढ़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 था, वहां पर भी इसी से मिलता हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, कैल्शियम फास्फोरिकम का उपयोग किस के लिए किया जाता है? तो हड्डियों की कमजोरी, दांतों की समस्याएं, बच्चों के विकास में देरी या सभी? तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सभी जो है ये ऑप्शन वो सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की तरफ देखेंगे, पाचन समस्याओं के लिए कौन सा ऊतक नमक उपयोगी है? नाइट्रम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, फेरम फास्फोरिक? क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रम फास्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखेंगे, गठिया के इलाज में कौन सा ऊतक नमक सहायक है? नाइट्रम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम फास्फोरिकम, कैल्शियम फास्फोरिकम? तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, नाइट्रम सल्फेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखेंगे, लीवर और विषाक्त पदार्थों को साफ करने में कौन सा ऊतक नमक आवश्यक है, वह सहायक है? नाइट्रम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड या फेरम फास्फोरिकम? तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नाइट्रम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखेंगे, पोटेशियम सल्फेट का मुख्य उपयोग क्या होता है? त्वचा की समस्याएं हैं, फेफड़ों के रोग है, पसीने की अत्यधिक समस्या या सभी हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सभी जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखेंगे, मैग्नीशियम फास्फोरिकम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मांसपेशियों के ऐंठन के लिए, तनाव के लिए, पेट दर्द या सभी के लिए? तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन सभी के लिए। 42 नंबर देखेंगे, कैल्शियम सल्फेट का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? त्वचा संक्रमण, हड्डियों की कमजोरी, रक्ताल्पता है, श्वसन समस्याएं हैं? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका राइट ऑप्शन क्या है? ए, त्वचा संक्रमण के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 43 देखेंगे,
पोटेशियम म्यूरेटिकम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दांतों के रोग के लिए, श्वसन समस्याएं, रक्तस्राव या सभी के लिए? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। ये ऊतक नमक जो है दांतों की समस्याओं, श्वसन संक्रमण और रक्तस्राव के इस इलाज के लिए सहायक होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 है आपका, किस ऊतक नमक का उपयोग शरीर में खनिज संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है? फेरम फास्फोरिकम है, कैल्शियम फास्फोरिकम है, पोटेशियम सल्फेट है, नाइट्रम म्यूरेटम है। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसका राइट ऑप्शन आप दिया गया है। यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है कैल्शियम फास्फोरिकम जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऊतक नमक जो है खनिजों की कमी को पूरा करता है और शरीर के खनिज संतुलन को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की तरफ बढ़ेंगे। तो नेट्रम मैरिएटकम का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? सिर दर्द, बुखार, जलन या सभी के लिए? तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नमक होता है एक तरीके से। जो क्वेश्चन नंबर 45 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये ऊतक नमक जो है सिर दर्द, बुखार और जलन के इलाज में सहायक होता है। यह शरीर में पानी की कमी और विषाक्त पदार्थों के उपचार में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखेंगे। पाउडर का मुख्य उपयोग होम्योपैथिक चिकित्सा में क्या होता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो दवा को सुरक्षित रखने के लिए, रोगी को सही मात्रा में दवा देने के लिए, दवा को मिलाने के लिए या कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? रोगी को जो है सही मात्रा में दवा देने के लिए जो है पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, होम्योपैथिक पाउडर का उपयोग जो है दवा को सही मात्रा में देने के लिए किया जाता है, खासकर तब जब दवा को मिक्स करने या घोलने की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखेंगे। यहाँ पे होम्योपैथिक चिकित्सा में सीप्स का क्या कार्य होता है? ठीक है, पाउडर को छानना होता है, दवा को शुद्ध करना होता है, अशुद्धियों को अलग करना होता है या उपरोक्त सभी होते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होता है उपरोक्त सभी चीजें जो है वो सेप्स का काम करता है। ठीक है, सेप्स का जो उपयोग होता है दवा को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है, पाउडर को सही आकार में छानने और अशुद्धियों को अलग करने के लिए भी ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखेंगे। पाउडर को तैयार करने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग में ली जाती है? तो लैक्टोज होती है, शर्करा होती है, सिलिका होती है, सोडियम क्लोराइड होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो लैक्टोज है वो इसका उपयोग किया जाता है। लैक्टोज का उपयोग जो है होम्योपैथिक पाउडर तैयार करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये स्थिर और रोगी के लिए सुरक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखेंगे। यहाँ पे है सेप्स की किस इकाई से उसकी जाली के आकार का पता चलता है? ठीक है, तो जाली की संख्या से, जाली का वजन होता है या छिद्र का आकार या उपरोक्त सभी? राइट ऑप्शन होगा जाली की जो संख्या होती है उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ 50 देखेंगे। होम्योपैथिक पाउडर में सामान्यतः कौन सी शक्ति का उपयोग किया जाता है? 6x, 30x, 200x या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या होता है यहाँ पे? इन सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, सीप्स में उपयोग की जाने वाली जाली का निर्माण सामान्यतः किससे किया जाता है? स्टील की, प्लास्टिक की, नायलॉन की, स्टेनलेस स्टील की? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? स्टेनलेस स्टील की। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का उपयोग सीप्स की जाली बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये टिकाऊ और जंगरोधी होती है। स्टील में इतनी जल्दी जो है आप लोगों का क्या बोलते हैं उसको, जंग नहीं लगता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखेंगे। पाउडर बनाने के दौरान किन मापदंडों का ध्यान रखा जाता है? कणों का आकार, मिश्रण की एकरूपता, सामग्री की शुद्धता या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखेंगे। शेप्स में जाली के आकार को किससे मापा जाता है? तो मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर्स में, सेंटीमीटर में या इंच में? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? माइक्रोमीटर्स में इसको नापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 54। पाउडर में समानता बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? मिलिंग की जाती है, मिक्सिंग की जाती है, शिफ्टिंग होती है, उपरोक्त सभी होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है सभी उपरोक्त ये हो जाएगा। मिलिंग, मिक्सिंग और शिफ्टिंग पाउडर में समानता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। होम्योपैथिक पाउडर की शुद्धता के लिए किसकी जांच की जाती है? कणाकार, शुद्धता, पाउडर का रंग या उपरोक्त सभी? 55 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा
प्योरिटी की, शुद्धता की। ठीक है, पाउडर की शुद्धता की जांच के लिए इसमें कोई अशुद्धियां ना हो, इसके लिए चिकित्सा के लिए यह जो होती है उपयुक्त हो जाती है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। पाउडर और सेप्स का जो उपयोग है किन स्थितियों में किया जाता है? तरल दवाओं के निर्माण में, घोल तैयार करने में, सूखी दवाओं के मिश्रण में, उपरोक्त सभी। तो 56 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखेंगे। होम्योपैथिक पाउडर का निर्माण किस पद्धति से किया जाता है? खंडन से, डिस्टिलेशन से, निष्कर्षण से या शोधन से? तो 57 का जो राइट ऑप्शन है क्या होगा? खंडन। जो खंडन है वो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखेंगे। सेप्स का सबसे सामान्य जो है आकार क्या होता है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो 60, 100, 200, 300। ठीक है, ये नंबर ऑफ साइज है, तो क्या होते हैं ये? 100 होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखेंगे। होम्योपैथिक पाउडर में किस तत्व की मिलावट की जाती है? शर्करा की, लैक्टोज की, जल की या सभी की? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा लैक्टोज। ठीक है, वही आपने इससे पहले भी एक क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखेंगे। सेप्स के उपयोग के दौरान कौन सी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है? छानने की क्षमता, जाली की ताकत, छिद्र का आकार या सभी? तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसका राइट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी चीजें होती हैं सेप्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देखेंगे। होम्योपैथिक पाउडर में कौन सा घटक प्रमुख होता है? सक्रिय तत्व होता है, ब्लेंडर, सहायक तत्व या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, सक्रिय तत्व। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, होम्योपैथिक पाउडर में जो है सक्रिय तत्व प्रमुख होता है, ये रोग उपचार के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 62 देखेंगे। सेप्स में उपयोग की जाने वाली जाली कितनी मोटी होती है? पतली, मध्यम, मोटी, उपरोक्त सभी? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये पतली होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 63 की तरफ देखेंगे। होम्योपैथिक पाउडर बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो घोलना होता है, खंडन होता है, संसाधित करना होता है, उपरोक्त सभी होते हैं। तो अभी आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे क्या होगा? खंडन होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखेंगे। पाउडर बनाने के बाद किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ब्लेंडर का, सीप का, मिल का, नाड़ी मीटर का? ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सीप। पाउडर जब बन जाता है उसका छानने और इस तरह की उसकी जो शुद्धियां होती है दूर की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर जो 55 है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। होम्योपैथी का आखिरी क्वेश्चन है। होम्योपैथिक पाउडर में किसकी भूमिका होती है? दवा का सक्रिय रूप, रोगी की शारीरिक स्थिति सुधारना, पाचन में सहायक या कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दवा का सक्रिय रूप। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। 55 क्वेश्चन जो 65 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे होम्योपैथिक के देख लिए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे कंप्यूटर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है। आईपी में आईपी का क्या अर्थ होता है? तो आईपी का जो अर्थ होता है क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 की तरफ बढ़ेंगे। तो 67 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा IPv4 पते का उदाहरण है? तो IPv4 जो होता है ये 4 अंकों में होता है। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ये भी ठीक है। ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि इसमें ज्यादा ब्लॉक्स हैं। 1 2 3 4। ठीक है, ये पते इनके होते हैं। और पूछा सही कौन सा है? तो सही आपका पहला हो जाएगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे जैसा सब में 4 हैं, तो ये 0 से लेकर के 255 के बीच की संख्या को चलता है। ठीक है, 0 से 255 इनके बीच की जो संख्या होंगी 4 ब्लॉक में वही होंगी। तो देखिए यहाँ पे है आपका 256, यहाँ पे 500, और इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे संख्या ज्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। आईपी का कौन सा संस्करण हेक्साडेसिमल पते का उपयोग करता है? तो कौन सा करता है? IPv4 है, IPv6 है, बोथ IPv4 एंड IPv6 है, या नन ऑफ द अबव है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा IPv6 जो है वो हेक्साडेसिमल पते का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। यहाँ पर IPv4 पता कितने बिट्स का होता है? तो कितने बिट्स का होता है? 64 बिट का होता है, 128 बिट, 32 बिट या 16 बिट? तो ये होता है 32 बिट का। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में डीएनएस का क्या अर्थ है। ठीक है, तो डीएनएस जो है उसका यहाँ पे ये फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इसका नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे इंटरनेट पर सुरक्षित उपचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो 71 है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, HTTPS। ठीक है, और इन लोगों के आप लोगों को क्या करना है, फुल फॉर्म भी याद करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सा प्राइवेट आईपी पता रेंज है। ठीक है, प्राइवेट है, ये आपको पता करना है, ये कैसे होगा। इसका जो रहेगा ये जो ऑप्शन है ए, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10.0.0.0 ये जो संख्या है, ठीक है, ये प्राइवेट आईपी वालों को दी जाती है, जो प्राइवेट कंपनियां होती है उनके लिए दिया जाता है, प्राइवेट नेटवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, टू रूट एंड एड्रेस पैकेट्स और डाटा अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, ये इंटरनेट पे जो है डाटा को ट्रांसफर करता है आईपी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे IPv6 जो है कौन सा पते का प्रारूप करता है। तो डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल। तो अभी इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या था, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा। IPv4 में अधिकतम कितने अद्वितीय आईपी पते हो सकते हैं, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो कितने हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो IPv4 में कितने बिट होते हैं, 32 होते हैं, तो सीधा सा ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखेंगे सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है। तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर बी, टू शेयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं वहाँ पे अक्सर आप लोगों ने देखा, लोग अपनी पर्सनल चीज़ें डालते हैं, अपनी प्रोफेशनल जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसको शेयर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पूछा हुआ है, तो आप लोगों को पता है क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कंप्यूटर का पार्ट है, एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है, तो फेसबुक जो है ये आपका एक सोशल नेटवर्क हो गया। इनमें से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्क पर केंद्रित है। ठीक है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है उसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा। जो ऑप्शन नंबर बी है, लिंक्डइन, ये ठीक है। साइट में नेटवर्क साइट मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्क पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 79 हम लोग देखेंगे 79 क्वेश्चन नंबर, अधिकांश सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कौन सा फीचर सामान्य होता है। चैटिंग का होता है, फाइल स्टोरेज होता है, फ्रेंड फॉलोअर सिस्टम होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग होती है। तो 79 में क्या है, जब सोशल नेटवर्क साइट है तो वहाँ पे हम लोग क्या बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, फॉलोअर सिस्टम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट से संबंधित मुख्य जोखिम क्या है। तो ये आपको बताना है जोखिम क्या हो सकता है। ठीक है, तो साइबर बुलिंग जो है आज की डेट में सबसे बड़ा जोखिम है। सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप लोग जो डाटा डालते हैं अपना इंफॉर्मेशन, उसके थ्रू जो है आप लोगों के साथ साइबर फ्रॉड अधिक हो जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे यूपी स्पेशल के लिए। अब यहाँ पे है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कथक है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो रामचरितमानस के जो रचनाकार है वो कौन है, तुलसीदास है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा कौन सी है। तो प्रमुख क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, हिंदी है। और दूसरी अगर पूछी जाए तो उर्दू रहती है, लेकिन उर्दू कम बोली जाती है, हिंदी अधिक बोली जाती है, इसलिए प्रमुख क्षेत्रीय भाषा हिंदी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रयागराज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखेंगे, नवाजा लोकनृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 85 उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये लखनऊ से हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कौन सा है ये, रासलीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखेंगे, तुलसीदास ने किस प्रमुख काव्य की रचना की थी।
तो आप लोगों ने अभी पढ़ा भी था, किसका किया था इन्होंने, रामचरितमानस का। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश किस लोक बोली को हिंदी की एक प्रमुख बोली माना गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 88 है उसका आप लोग राइट ऑप्शन दीजिए, किसको, अवधि को। 89 पर देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश के साहित्य में प्रमुख उर्दू कवि जो हैं वो कौन थे। ठीक है, तो कौन थे वो, जिगर मुरादाबादी जो थे वो उर्दू कवि के थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पे, कौन सा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो कौन सा हो जाएगा वो, ताजमहल हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य जो है रासलीला है। तो आप लोगों को अभी बताया भी था, कहाँ का था, रासलीला जो है मथुरा का हो जाएगा। और उर्दू भाषा का मुख्य विकास उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बताइए किस में हुआ है। कहते हैं नवाबों का शहर है लखनऊ, यहाँ पे उर्दू जो है बहुत ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, 93 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कौन सा लोकनृत्य भांगड़ा और गिद्धा से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये, कथक। ठीक है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, खड़ी बोली जो है किसकी प्रमुख बोली है। खड़ी बोली जो है वो आपकी हिंदी की प्रमुख बोली है। उत्तर प्रदेश में राजस्थानी लोक संगीत किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो किससे है ये, मेवाती से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सारनाथ स्थित जो बुद्ध के पहले उपदेश स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो कहाँ पे ये है सारनाथ, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 97 हम लोग देखेंगे, कौन सा प्रमुख हिंदी लेखक उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, उनके प्रसिद्ध काव्य रचना गोदान है। तो गोदान किसकी आप लोगों को पता होना चाहिए, गोदान है प्रेमचंद की। उत्तर प्रदेश में राजस्थानी नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है। तो अभी हमने आपको साथ ऊपर बताया भी था, किससे होता है, मेवाती से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखेंगे, कौन सा लोकनृत्य गीत जो है उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लोकप्रिय है। ठुमरी, भजन, गजल, लोकगीत। तो कौन से हैं वो, लोकगीत। और इसके बाद आज का जो है 100वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस प्रमुख शहर को साहित्य नगरी कहा जाता है। तो साहित्य नगरी किसे कहा जाता है, इलाहाबाद को। ठीक है, तो आपका जो ये है प्रैक्टिस सेट 5 जो है उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा एक बार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।